अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हमारे लिए सम्मान और सौभाग्य की बात है कि हमारे साथ हॉकी में भारत की पहली महिला द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता हॉकी कोच प्रीतम रानी सिवाच मैम हमारे साथ हैं। 98 के एशियाई खेलों के दौरान भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान प्रीतम सिवाच मैम, जिन्होंने मां बनने के बाद भारतीय टीम में वापसी की और ऐतिहासिक 2002 राष्ट्रमंडल खेलों में विजेता टीम की हिस्सा थी। उनकी जीत पर बॉलीवुड फिल्म चक दे इंडिया आधारित है। एक खिलाड़ी के रूप में उनकी खेल उत्कृष्टता ने उन्हें 98 के खिलाड़ियों के लिए देश का प्रतिष्ठित सम्मान अर्जुन पुरस्कार दिलाया। एडिंग मोर फेदर्स टू हर कैप, एज अ इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर उन्होंने भारत को कई एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों में रिप्रेजेंट किया है और देश का नाम रोशन किया है। एज अ नेशनल हॉकी प्लेयर उन्होंने देश के लिए कई गोल्ड मेडल्स हासिल किए हैं। As a hockey coach, she has trained hockey teams for championship games who have made the country proud with their wins. Now, she currently runs an academy in Sonpat, Haryana and coaches underprivileged girls. मैम, RSTV में आपका स्वागत है। थैंक यू मैम, तो आपको राउरकेला सिटी में आकर कैसा लग रहा है? मुझे तो राउरकेला में क्या, उड़ीसा में आके ऐसा लगता कि मैं स्पोर्ट्स की नगरी में आ गई हूँ। और मतलब ऐसा मैंने पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में मैं गई हूँ, लेकिन इतना अच्छा मतलब स्पोर्ट्स का माहौल है और इवन हॉकी का इतना अच्छा माहौल है, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि एक मैं स्वर्ग में आ गई हॉकी की में। मैम, अच्छा लगा सुन के कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि अब हमारा ये शहर भी काफ़ी स्पोर्ट्स को इनकरेज कर रहा है, स्पेशली हॉकी को। तो मैम, अब हम थोड़ा आपके बारे में जानेंगे। मैम, आपकी फैमिली के बारे में, आप कैसा आपका फैमिली बैकग्राउंड रहा है, आपके फैमिली में कौन है? देखो, मैं गुड़गांव के पास मेरा एक झाड़सा गांव है जहां से मेरी हॉकी की शुरुआत हुई थी और मैं बिल्कुल किसान फैमिली से बिलोंग करती हूं। और आज जो आपके सामने बैठी हूं, आज और उस टाइम में बहुत फ़र्क है। तो मैंने कभी ऐसा मतलब मेरा गोल तो बहुत बड़ा था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मैं इतना संघर्ष करके या इतना आगे तक जा पाऊँगी। लेकिन मेरी सोच बहुत थी, क्योंकि उन दिनों हमारे गांव में मैं एक गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ती थी और गांव के अंदर ही स्कूल होता था और हमारे पास कोच भी नहीं था। एक पीटीआई स्कूल का जो पीटी होता है वो ही हमें कोचिंग करता था। हमारे पास प्ले फील्ड भी बहुत बड़ा नहीं था मेरे गांव में, और वहीं पे लड़कियां खेलती थी, इवन लड़के भी खेलते थे। अदर गेम, खो खो, ये डिफरेंट गेम आप जान सकते हो, हरियाणा में सभी गेम होती थी। लेकिन बस एक सोच बड़ी थी, वो मेरे को यहाँ तक लेके आई है। और उसके बारे में आप सुनेंगे तो शायद आपको भी लगेगा कि इतना मुश्किल कामों से निकल के या इतनी डिफ़िकल्टियों का सामना करके मैं यहाँ तक आई हूँ। वैसे भी किसी भी कामयाब आदमी या कामयाब लेडीज़ हो या जो भी कामयाबी किसी ने भी हासिल करी हो, मैं ये कहना चाहूँगी कि हर किसी की लाइफ में डिफ़िकल्टियाँ ज़रूर होंगी, वो उनके साथ लड़के ही इतने ऊपर तक आता है। तो ऐसे ही मेरी लाइफ में भी था। जैसे मैंने स्टार्ट किया 6th क्लास से हॉकी शुरू की। स्टार्टिंग में ही मेरे पीटीआई ने मुझे हॉकी नहीं दी थी कि आप तो बहुत मोटे हो, ये हो, लेकिन मेरा पढ़ने में दिल नहीं लगता था। दिल भी नहीं लगता था, मैं बहुत कमज़ोर भी थी पढ़ाई में। आप सोच सकते हो स्पोर्ट्समैन का पढ़ाई में कितना कम इंटरेस्ट रहता है। तो स्टार्टिंग से मैं सोचती थी काम चोरी कैसे की जाए। अपनी झांकी में देखती थी कि मेरे को एक तो कुछ तो करना चाहिए, चलो पढ़ाई इतनी अच्छी नहीं है तो खेल तो करना चाहिए। तो मैं ऐसे देखती रहती थी, मुझे हॉकी नहीं दी, मैं रो के घर आती थी। और मेरी बुजुर्ग दादी होती थी, मैं दादी से बोला दादी मुझे हॉकी खेलनी है। उन्होंने मुझे बोला कि फिर खेल लेना। उनको बड़ा नॉर्मल, आप आम लेडीज़ जो गांव में होती हैं उनको लगता खेल ले जाके वहाँ पे। तो उनको नहीं पता था स्कूल में एडमिशन लेना पड़ता है, ये लेना पड़ता है। तो मैंने अपनी दादी की अप्रोच शुरू में ही लगवा दी। अपनी दादी को लेके गई और दादी ने बोला भाई हमारी लड़की को भी, हमारे हरियाणा में बोलते हैं, हमारी छोरी को भी हॉकी दो, ऐसे करके बोला। तो बोल रहा ताई ये अच्छा नहीं खेल पाएगी, मोटी बहुत है। तो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, पतली हो जाएगी भाग भाग के, ऐसे उनका बोलना था। और उसी दिन मुझे हमारे पीटीआई ने इतनी सी हॉकी मुझे दे दी कि जाओ आप खेलो। तो वो दिन था। फिर मैंने देखा वहाँ पे शुरू में जो है गांव में ग्राउंड भी नहीं था, क्ले ग्राउंड था, ऐसी छोटा सा एक खो खो ग्राउंड, उसी में हम करते थे। और वहीं पे खेलते गए धीरे धीरे हम ऐसे ही खेलते गए। जैसे खेलते खेलते जर्नी हमारी ऊपर आती है। हमारी गाँव की टीम का बहुत नाम था, हरियाणा के अंदर भी बहुत अच्छी टीम है।
तो हम जैसे ही जीतना शुरू किया, खेल का थोड़ा दौर आ गया, मैं थोड़ी निखरती गई। ऐसे मुझे पहले टूटी हॉकी मिलती थी, फिर मुझे थोड़ा ठीक हॉकी मिलने लग गई। ऐसे कर करके मैंने अपने गांव की टीम में अपनी जगह बनाई, और जगह बनाने के बाद जब मैं उस लेवल पे खड़ी तो मेरा कैरियर की शुरुआत हो गई कि अब मुझे जो है क्या करना है। समझ इतनी थी नहीं, और उस टाइम तो बिल्कुल ही नहीं होती। 8th 9th में बच्चों को क्या समझ होती है, कोई समझ नहीं था। आजकल तो बच्चे मोबाइल है, ये सब चीज़ों से बहुत आगे जा चुके हैं। तो मैं जैसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई तो फिर जैसे हरियाणा में बहुत जल्दी लड़कियों की शादी भी कर देते हैं, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती है। फाइनेंशियली भी आप कह सकते हैं कि ठीक है, हमारी किसान फैमिली होती है, हरियाणा में बहुत खेती बाड़ी होती है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं थे। तो हमें जैसे जैसे गांव से शहर में खेलने जाना पड़ता था, तो हमारे पास किराया भी रोज़ नहीं होता था, और बहुत अच्छे इक्विपमेंट्स भी नहीं होते थे, शूज़ भी नहीं होते थे। लेकिन ये डर लगता था कि घर वालों से मांगेंगे तो स्पोर्ट्स छुड़वा देंगे, बस एक ही चीज़ का डर रहता था। फिर भी ले दे के कभी कभी 2 रुपये ले लेते थे, 5 रुपये ले लेते थे कि किराए से हम प्रैक्टिस पे चले जाएँ। तो वो दिन मुझे याद आता है कि कुछ बच्चे तो बहुत अच्छे उससे थे, वो कुछ खाते थे, तो हमें जो किराया मिलता था हम उसको या खा लेते थे या किराया लगा के वहाँ तक ग्राउंड तक जाते थे। जिस दिन हम लोग उस 10 रुपये 5 रुपये को कुछ खा लेते थे तो हमें पैदल जाना पड़ता था। तो मतलब ये मुश्किलें थी, लेकिन मैंने उनका भी सामना किया। वो दौर मेरा ख़त्म हो गया। तो जैसे जैसे मैं ठीक हो गई, 10th क्लास में आ गई, अब घर वालों ने जैसे बोला कि आपको तो शादी करनी है। अब हमें शादी भी करनी है, क्योंकि 18-19 साल की लड़की की शादी हो जाती है हमारे वहाँ पे। तो मेरी सिस्टर की मैरिज थी, घर वालों ने बोला भाई इसके साथ इसके लिए भी लड़का दे के एक ही खर्चे में जो करते हैं ना, एक खर्चे में 2 की शादी हो जाएगी तो ठीक रहेगा। तो मेरे को बड़ी चिंता सताने लगी कि अभी तो मेरा खेलने का बड़ा शौक है, और मैंने तो अभी किया भी नहीं है उस टाइम तक। लेकिन मेरा एम बहुत बड़ा था, मेरे को शौक था मैं इंडिया टीम में खेलूँ। हमारे वहाँ एक लड़की थी जो एक इंटरनेशनल मैच खेल के आई थी, मैं उसको देखती थी, उस पर इतने अच्छे ट्रैक सूट होते थे, इतने अच्छे शूज़ होते थे। मैंने पूछा ये लड़की बोल रही इंडिया टीम में अभी अभी आई है, मतलब खेल के आई है रशिया से। तो मैं सोचती थी इतने अच्छे जूते मिलते हैं इंडिया टीम में खेलने से, मतलब मेरी सोच बढ़ती गई, लालच आता गया कि ये पहन रहे तो मैं भी ये पहनूं। मैंने कभी अपनी सोच को मारा नहीं, मैं सोची मैं करूँगी मेहनत। जब वो लड़की ट्रेनिंग करती थी मैं उसको देखती थी, वो प्रैक्टिस करती थी ग्राउंड में, तो मैं उसको देखती थी कि उसके पीछे पीछे ही भागती जो वो करती। और वो लड़की ने, मुझे याद है आज भी, मुझे कई बार डांटा वो लड़की ने, क्योंकि एक लेवल पे प्लेयर होता ही, बोलती तू मेरे साथ क्यों कर रही है। मैंने कहा दीदी मुझे भी करनी है, मैं भी इंडिया खेलूँ। कभी कभी मुझे साथ कराती थी, लेकिन बोलती तू छोटी अभी इतना मत कर, रहने दे, ऐसे मुझे बोल देती थी। लेकिन मेरे को एक ही था कि जो ये करती है वो ही करके शायद इंडिया खेला जाता है। तो वो मैं उसके साथ सीखा, मैंने काम काफ़ी प्रैक्टिस वगैरह की। उस दौरान घर वालों ने जिद कर ली शादी की। अब शादी जो है तो फिर मेरे को तो बड़ा रोना आया, भाई मेरे को शादी नहीं करनी इतनी जल्दी। तो चाचा ताई, जो हमारे हरियाणा में चाचा ताऊ का बड़ा रोब होता है, भाई यही बताएंगे घर के जो बड़े हैं जो आप समझ सकते हैं। फादर मेरे पढ़े लिखे ट्रांसपोर्ट में इंस्पेक्टर थे, लेकिन फादर के साथ चाचा वगैरह को भी लेके चलना पड़ता था। तो बोले लड़का देख देंगे। फिर मैंने घर वालों से लड़ाई की, अगर आपने मेरी शादी कर दी तो मैं ऐसे कर दूंगी। उनको डराना था, मेरे को डराना मतलब मैं घर से चली जाऊंगी और मैं मर जाऊंगी। और हालांकि मरना ऐसा कुछ नहीं है, ये सब गलत चीज़ें नहीं करना चाहिए। अभी हमें समझ आती है, मैं उस टाइम भी नहीं करती, इतना मुझे समझ थी कि मुझे डराना घर वालों को। तो ये सच्चाई भी है कि किसी न किसी तरह मेरे को अपने आप को प्रूफ करने का मौका मिल जाए। तो घर वालों ने सोचा शायद लड़की है, कहीं गलत कदम ना उठा ले। तो उन्होंने मुझे बोला ठीक है तुम्हें हमें 1 साल का टाइम दे देते हैं, अगले साल कर देंगे। और मुझे बड़ी राहत मिली कि भाई मुझे 1 साल का समय और मिल गया। और ऐसे करते करते मैं 10th में नेशनल कैंप में आ गई, और 70 गर्ल्स जहाँ चुनी जाती है मुझे भी चुना गया। और मुझे बड़ा अच्छा लगा। 70 लड़कियाँ पूरे इंडिया से जो है उठाई उन्होंने, नेशनल कैंप हमारा लगा। और 70 तो बहुत होती है, 70 में हमें टीम में आना तो कहीं दिख ही नहीं रहा था कि टीम में भी आ जाएंगे। लेकिन जैसे आपने चक दे इंडिया मूवी देखी है, जैसे उसमें स्टार्टिंग में कैंप लगा, वो हम लोगों का ऐसे ही लगा था। वो सेम हमारे लोगों की ही मूवी से स्टार्ट हुआ है कि ऐसे लड़कियों के डिफरेंट लड़कियां हमें नजर आ रही है, वहाँ अलग अलग शहरों की हैं, अलग अलग राज्य बिल्कुल की हैं बिल्कुल कैसी भाषा बोलती है, एक दूसरे से बात नहीं होती, वो लड़ाइयाँ भी होती, सेम बिल्कुल उस मूवी में जो दिखाया वो बिल्कुल राइट था, ऐसे ही दिखाया हुआ था। फिर हम जैसे तैसे करके करते गए। टैलेंट तो था, ताकत भी थी, लेकिन निखार कब आएगा, कौन कोच, ऐसा लगता था कोच क्या देख पाएगा इतनी लड़कियों में। हमें भी ऐसा होता है ना, आप कहीं भीड़ में जाओगे तो आपके टैलेंट को क्या देख पाएगा। लेकिन कोच इतना वो था कि वहाँ से निकलते निकलते हम टीम में आ गए।
18 में 1-1.5 साल लगा, लेकिन आ गए हम टीम में और हमें बड़ा अच्छा लगा। और उसी दौरान जो है हमें जॉब भी मिल गई। जैसे 10th पास की 17 प्लस थी मैं, 18 भी नहीं थी, मुझे जॉब मिल गई और मुझे बड़ा अच्छा लगा भाई, नौकरी मिल गई और खेल में भी हम लोग भाई ठीक हो गए। तो जूनियर एशिया कप हम खेलने गए, पहली बार विदेश में गए और प्लेन में बैठे, बहुत अच्छा लगा। वो दौर आप समझ सकते हो भाई, एक्सपीरियंस वो आपका पहला बिल्कुल ये एक्साइटमेंट दिन से ही थी, आज प्लेन में बैठेंगे कैसा लगेगा। और ऐसे बैठ के गए तो जाके देखा वहाँ बाहर की टीमें देखी, कैसी टीमें होती हैं, बड़ी वैसी टीमें, कोरिया, चाइना। और हमें जाके जो गोल खाने शुरू किए, पहले मैच में ही 5 गोल खाए। हमें समझ ही नहीं आया कि वो नई टीम थी, लेकिन धीरे धीरे हमने उस टूर्नामेंट में अच्छा किया, हमने ब्राउन्स मेडल लिया और मैं उस टाइम टूर्नामेंट की बेस्ट प्लेयर बनी। पहला ही टूर्नामेंट था, उसी में मैं बेस्ट प्लेयर चुनी गई। तो मुझे बड़ा प्राउड लगा कि हम तो कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं इसका मतलब। तो फिर उसके बाद वापसी हमारी हो गई इंडिया में। तो ये दौर मेरा स्पोर्ट्स का जो है स्टार्ट हो गया था। उसके बाद फिर जो है जर्नी स्टार्ट हुई, फिर तो खेलते खेलते हमारे अंदर निखार आ गया। तो ऐसे ही मेरी मतलब जो नीचे की जर्नी थी वो ये स्टार्टिंग में रही है। तो आपने जैसा मैम बताया आपके चैलेंजेस, मतलब आप जब गांव में थी वहाँ पर आपके चैलेंजेस रहे, फिर आप जब बड़ी हुई आपके फैमिली के जो चैलेंजेस, फिर आपके जहाँ पर आपने प्रैक्टिस किया वहाँ पर जो चैलेंजेस रहे, तो काफ़ी कुछ को आपने जो ऑब्स्टिकल्स थे, चैलेंजेस थे, उनको क्रॉस करके आप आगे बढ़े। बट कभी ऐसा फील हुआ होगा मैम कि मुझसे अब नहीं हो पा रहा है, अब मेरी प्रेरणा, मतलब आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी प्रेरणा कौन रहे हैं आपके लाइफ में मैम? आपने अच्छा क्वेश्चन किया। बीच में मैंने अपनी जर्नी के बारे में आपको बताया, लेकिन बहुत बारीक पे मैं नहीं गई थी, जो कि हमारे हरियाणा में लड़कियों को अलाउ नहीं करते खेलना। वो मैं बताया भी आपको, शादी के लिए रेडी हो गए, लेकिन मेरे साथ में जितनी भी मेरे गांव से लड़कियां आती थी उन सब की शादी हो गई। और वो दौर मेरे लिए ऐसा था, क्योंकि टीम में खेलने के लिए आपको टीममेट्स, ग्रुप, और स्कूल जाते गांव से शहर में तो साथ नहीं होगा तो आप कैसे जा पाओगे। और उस टाइम मुझे ऐसा लगता था मैं अकेली कैसे जाऊं। और जिस गली से मैं निकलती थी उस गली में बहुत सारी लड़कियों के पेरेंट्स रहते थे और मुझे उनके जो वो कमेंट्स थे, टॉन्टिंग थी, उससे डर लगता था। क्योंकि वो समय ऐसा था, इतनी छोटी थी, समझ थी नहीं, डर लगता था। उस गली से निकलूंगी तो बोलते थे इसने कौन सा खिलाड़ी बनना, हमने तो अपनी लड़की की शादी कर दी। या मूवी में भी देखा होगा, इस टाइप का मैंने खुद फेस किया हुआ। और मुझे इतनी चिंता होती थी कि मैं कैसे भाई जाऊं, क्या करूं। तो मैं पीछे वाली गलियों से निकल के मैं जाती थी और फिर जाती अकेली सोचती। मैं उनके घर भी जो मेरे साथ खेलती थी, कुछ लड़कियां ऐसी भी थी जिनके मदर फादर से मैंने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करी, मत करो शादी, मुझे मेरे साथ हो जाए, सिर्फ अपने साथ के लिए, कि नहीं इनको खेलने दीजिए, मेरे साथ, मेरा भी साथ हो जाए गांव से। मैं कह, लेकिन वो नहीं माने। और वो और लड़कियां होती तो शायद वो आज मेरे से अच्छी प्लेयर होती, मैं ये आपको दावे से कह सकती हूँ। लेकिन उनके घर वालों ने सिर्फ शादी पे ही अड़े हुए थे, शादी करनी है करनी है, कर दी। वो दौर मेरे लिए बहुत मुश्किल था, अकेले सफ़र तय करना, अगर गांव से शहर में जाना, डेली आना, डर लगता था कोई बोल ना दे, घर वाले ना बोल दे सबकी शादियां होगी तेरी भी। वो दौर मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन उस दौर से भी मैं निकली। मैंने सोचा मैंने तो करना, चल इन्होंने नहीं किया तो कोई बात नहीं, मैंने किया। उसके बाद मेरा जो खेलने का वो था वो अभी फिर उसके बाद मैंने आपको बताया मेरी शादी के लिए, फिर जैसे ही मैं एशियन गेम्स 98 का एशियन गेम्स खेली, मैं कैप्टन बन गई। और जल्दी अर्ली एज में मुझे अर्जुन पुरस्कार भी मिल गया था, 22 साल की थी, मुझे अर्जुन पुरस्कार भी मिल गया। और फिर घर वालों ने फिर मेरी शादी का ठान ली, तो 22-23 साल की मेरी शादी हो गई थी। वो दौर मेरा ख़त्म हो गया शादी का। लेकिन शादी के बाद मेरी ये भी इच्छाएँ थी, क्योंकि मैं बहुत कम समय खेली थी, मुझे ऐसा लग रहा था 5-6 साल ही खेली हूँ, वो बात बनी नहीं है, 6-7 साल में क्या होता। और मेडल भी जो गोल्ड है वो नहीं मिला था। तो मैंने जैसे ही बात हुई मैंने कहा चलो हाँ कर देती हूँ। कि एक रिश्ता आया, मेरे हस्बैंड हॉकी प्लेयर है, उन्हीं का रिश्ता हमारे आया। हमारी लव मैरिज नहीं है, हमारी अरेंज मैरिज है, हाँ, बट हॉकी प्लेयर थे। लेकिन वो मुझे जानते थे, मैं उनको नहीं जानती थी। और जब मैंने सिर्फ एक ही चीज़ सुनी कि हॉकी प्लेयर है, मैंने सोचा हॉकी प्लेयर है तो उनको किसी न किसी तरह मैं कन्वे करके, मतलब मैं अपनी खुद की उसमें लगी हुई थी कि मैं उनको कैसे कन्वे हॉकी खेलने। मेरे को फैमिली से उसे कुछ नहीं देखा मैंने, क्या लड़का है, क्या करता है, क्या नहीं है, बस ये बता दिया था रेल में जॉब करता है। बाकी मैंने कुछ नहीं देखा वो इंटरनेशनल है नहीं है, कैसा प्लेयर है, कुछ नहीं। एक ही था कि मेरा लाइफ पार्टनर ऐसा होगा जो मुझे सपोर्ट करेगा। मैं सेल्फिश हो गई थी उस टाइम कि मुझे स्पोर्ट खेलने के लिए करे। तो मैंने जैसे ही हमारे मिले हस्बैंड जो है उनसे मिलवाया फादर ने, तो हम बैठ के बात की 1-1.5 घंटा। तो वो तो एग्री हो गए भाई, उन्होंने भी सोचा चलो अच्छी प्लेयर है और अच्छी जॉब पे है। और मेरे से पूछा तुम्हारी इच्छा क्या, मैंने बोला ठीक है मेरे को पसंद है पर मुझे खेलने देना।
उन्होंने बोला ठीक है तुम खेलना, खूब खेलना। हालांकि वो भी बहुत अच्छे प्लेयर थे, वो इंडिया टीम में स्टैंड बाय थे, लेकिन उनको बैक की इंजरी हो गई थी, खेलते हुए कमर में झटका लग गया था, तो वो अपना स्पोर्ट्स का कैरियर पूरा नहीं कर पाए थे। तो इस वजह से उन्होंने मेरे को कंटिन्यू खिलाया। तो उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं हम खेलेंगे। तो मेरी शादी हो गई। शादी के बाद ससुराल लड़की जाती है तो आपका भी होगा कल्चर में, सभी का कल्चर है, ससुराल में सास है, ससुर है, जेठ है, देवरानी, जॉइंट फैमिली में मैं मैरिज होके गई थी। और अब वो दूसरा पड़ाव शुरू हो गया मेरी लाइफ का। अब ये शादी के बाद क्या करेगी खेल के, जैसे लोग बोलते हैं, घर में भी कुछ लोग ऐसा बोलते थे। मम्मी सास मेरी बहुत अच्छी थी, ससुर बहुत अच्छे थे, उनका स्पोर्ट्स में काफ़ी इंटरेस्ट था। लेकिन पड़ोस, जिठानी, दुरानी बहुत सारी घर में ऐसी भी होते जो सोचते क्या करेगी अब खेल के, नौकरी है, सब कुछ तो अचीव कर लिया इसने। अब वो बोले नहीं क्या करना, ऐसे मेरे को बड़ा मुश्किल हुआ। मैंने हस्बैंड को बोला, हस्बैंड बोलता ये खेलेगी कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं खिलाऊंगा इसको। जैसे फैमिली से लड़के उन्होंने मुझे खिलाया, सपोर्ट किया। और मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे वो इसलिए मुझे सपोर्ट कर पाई। मैं सभी लेडीज़ को लिए, महिलाओं के लिए बताना चाहूँगी उन्होंने सपोर्ट मुझे क्यों किया। उन्होंने सपोर्ट मुझे तब किया जब मैंने उनके घर में जाके उनके घर को मैनेज किया, उनके घर के सारे काम किए। जैसे घर में खाना बनाना होता है, जो मेरी ड्यूटी होती है, जैसे हम जिठानी मेरी 2 थी, मैं थी, हम सबके काम बटे हुए थे। तुम ये करोगी, तुम बर्तन साफ़ करोगी, तुम। हालांकि उस टाइम में इतने लेवल पे हो गई थी कि घर में एक नौकर भी लगा सकती थी या किसी काम वाली बाई को भी लगा सकती थी, लेकिन मैंने वो क्यों नहीं किया। क्यों इसलिए नहीं किया कि मेरी जिठानियाँ जो हैं वो काम करते तो मैं भी कर सकती हूँ, और मैं काम करूँगी तो उनसे प्यार मिल पाएगा, प्यार मिल पाएगा तो मुझे सपोर्ट मिल पाई। काम करना कोई गुनाह नहीं होता घर का। भाई मैं खाना नहीं बना सकती, मुझे कुछ नहीं आता था, मैंने कभी किचन भी नहीं देखा था, लेकिन आफ्टर मैरिज मैंने अपने ससुराल में जाके सब काम किए और सारा घर का मैनेजमेंट किया, अपने हस्बैंड की भी केयर की, उसके साथ मैंने ट्रेनिंग भी की और उनसे प्यार लिया और उनसे सपोर्ट लिया, उन जैसे उन्होंने चाहा। एक दिन वो आ भी गया कि फिर मेरा बेटा हुआ, उसी दौरान उसी पीरियड में मेरा 2000 में बेटा हुआ। तो बेटा होने के बाद मेरे साथ मुश्किलें बढ़ गई, क्योंकि बेटा होने के बाद लेडीज़ का वेट बढ़ जाता है, काम बढ़ जाते हैं, बच्चे को भी दूध पिलाना होता है, तो ये सब के साथ ट्रेनिंग करना भी मुश्किल है, ऑफिस भी है। लेकिन एक ही मेरा एम था, मेरा बैच अभी खेल रहा था जो इंडिया टीम में है, मेरे को भी खेलना था, मेरे को कॉमनवेल्थ खेलना था। 2 साल का समय मेरे पास था। 2000 में बेटा हुआ, 2002 में जो है मेरे को वापसी करनी थी, उससे कुछ महीने पहले मुझे वापसी करनी थी। तो उसके बाद मेरा बेटा बहुत छोटा था, मेरे पैरों में भी बहुत पेन हुआ था। डिलीवरी के बाद बहुत प्रॉब्लम्स लेडीज़ को आती है, दूसरा जीवन कहते हैं महिलाओं का होता है। और उसके मैं प्रैक्टिस पे जाती, मुझसे प्रैक्टिस भी नहीं हो पाती थी, थक जाती थी, फिर घर के काम होते थे, किसी को भी मना नहीं हो पाता था। और डाइट में भी काफ़ी चेंज आ गया था, इतना नहीं ले पाती थी। तो अब वेट भी मेरे को 74 से 52 वेट मुझे करना था। आप समझ सकते हो 20 किलो वेट कम करना बहुत मायने रखता है। तो मैंने एक ही दिमाग में खेलना भी, और मेरे हस्बैंड ने मुझे इतना सपोर्ट किया, बोले तो चिंता ना कर मैं ट्रेनिंग कराऊंगा। उन्होंने मेरी घर में अलग से एक्स्ट्रा डाइट, खूब डाइट लगाई, आपने दूध पीना, मेरे लिए स्पेशल दूध लगाया, दूध इतना पीना ही है। और उन्होंने मेरी ट्रेनिंग कराई, धीरे 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 घर में मुझे सपोर्ट मिलती। 3 महीने का मेरा बेटा था जिसको छोड़ के मैं नेशनल कैंप के लिए दोबारा जब मुझे रिकॉल आया, मैंने रिक्वेस्ट की भाई मुझे बुलाया जाए और मेरे ट्रायल लिए जाए। हमें कॉल कर रहे, 3 महीने का बेबी छोड़ना, ट्रेनिंग करना जी, तो बहुत मुश्किल है। तो मैं जैसे ही कैंप के लिए मुझे बेंगलोर से कॉल आया, मैं बेंगलोर में गई कैंप के लिए। और उस टाइम बेटा मेरा उसी दिन हॉस्पिटल में भी एडमिट हुआ, मुझे पता नहीं लगा, मैं चली गई। लेकिन मैं फीड करती थी, मुझे परेशानी भी बहुत आई थी। और बेटा भी हॉस्पिटल में रात को एडमिट हो गया। मैंने अपनी इन लॉज़ को फ़ोन किया, मुझे ऐसा फील हो गया था, आभास हो गया था कि मुझे कुछ गलत लग रहा है, मतलब बेटा कैसा होगा, क्योंकि एकदम मदर का दूध नहीं पिएगा बच्चा तो बीमार होगा। तो मम्मी ने बोला बिल्कुल ठीक है, मुझे रिएक्शन ये दिया बिल्कुल ठीक है, लेकिन ठीक नहीं था, हॉस्पिटल में था। लेकिन मैं आज धन्यवाद करती हूँ, हमारे वो डॉक्टर भी हैं जो फैमिलीज डॉक्टर हैं, बच्चों के डॉक्टर, उन्होंने एक ही क्वेश्चन किया, प्रीतम को खेलने देना, उसको कुछ नहीं बताना, मैं हूँ, बेटे की सपोर्ट मैं करूँगा, मैं देख रहा हूँ। डॉक्टर का भी सपोर्ट आपको मिला लाइफ में? कभी भी मैंने बोला अचीव करोगे तो एक आदमी की सपोर्ट नहीं होती, हस्बैंड कह रहे नो, सास ससुर पड़ोस आपको प्रैक्टिस कराने वाले, आपके टीममेट्स, बहुत लोगों का रोल होता है। तो डॉक्टर ने मुझे मतलब ये बोला मम्मी को, आप बताना नहीं प्रीतम को, उसको नेशनल के लिए खेलने दो, मैं हूँ। और फिर डॉक्टर ने बोला 1-2 दिन के लिए एडमिट किया, ठीक हो गया बेटा मेरा। मैंने जाके अपनी ट्रेनिंग की और अपने आप को प्रूफ किया कि मैं उसके लायक फिट हूँ। और ट्रेनिंग करके
हमारा कॉमनवेल्थ के लिए एक सीरीज़ थी, उसमें मुझे खिला के देखा ट्रायल बेस पे, और मैंने सोचा अगर जो मैं यहाँ सेलेक्ट नहीं हुई तो मेरा इतना छोटा बच्चा छोड़ के आना बेकार है। और मैंने जब अपने आप को प्रूव किया, इंग्लैंड में हमारी टेस्ट सीरीज़ थी, 4 नेशन कप हम उसको बोलते हैं, कॉमनवेल्थ से पहले। हाँ, और वहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट सेक्रेटरी सब गए हुए थे, और वहाँ पे मैं फिर जो 4 देशों की टीम में खेली उसमें मैं बेस्ट प्लेयर रही, और बच्चा होने के बाद वापसी करी। तो मतलब मेरे को इतना अच्छा लगा। हमारी जो हॉकी की सेक्रेटरी अमृता बोस थी उस टाइम, अभी वो है नहीं इस दुनिया में, उन्होंने उठ के मुझे मेरे लिए क्लैप किया, बोला इसको कहते हैं वापसी। अगर वापसी करें तो इसको कहते हैं कि पहले टूर्नामेंट में प्रूफ किया कि टूर्नामेंट की बेस्ट प्लेयर, हम इसको काट नहीं सकते कॉमनवेल्थ के लिए। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ी पॉजिटिव एनर्जी मिली, और वो मेरा कॉमनवेल्थ का टीम में आना था उस टाइम, जिसमें हमने गोल्ड लिया। फिर मैं कॉमनवेल्थ खेल के आई, और कॉमनवेल्थ खेल के आने के बाद मुझे घर से, फैमिली से बहुत सपोर्ट मिली। और वो एक छोटा सा वो है इसमें, जब मैं एयरपोर्ट पे आई थी तो मेडल लेके आए थे, तो पब्लिक आती है, प्रेस भी आती है, सब फैमिली मेरी आई साथ में। तो मेरा बेटा देख के मुझे बड़ा मतलब संतुष्टि फील हुई, और मैंने अपने बेटे को बोला आ मेरी गोद में आ। मेरा बेटा मेरे पास नहीं आया, और उसी टाइम मुझे रोना निकल गया कि मैंने 1 साल अपने बेटे को छोड़ दिया, तो मदर को नहीं पहचान रहा। तो मुझे बड़ा फील हुआ, बहुत वो हुआ कि मेरा बेटा, फिर मेरे फादर इन लॉ की गोद में था, उन्होंने बोला बेटा कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए कर रहा, फिर आ जाएगा तेरे पास। तो वो मोमेंट मुझे, मैं याद करती हूँ तो मुझे बड़ा वो लगता है, इमोशनल फील होता है आपको। तो मैम आपने इतने सारे पड़ाव क्रॉस किए, और फाइनली अभी आप एज अ कोच, आप अंडर प्रिविलेज्ड गर्ल्स जो हैं उनके लिए आपने एकेडमी खोला है। तो मैम आपके एकेडमी के बारे में थोड़ा बताइए, और आपको इस मिशन में मतलब कब आपको लगा कि अब मुझे ये अब करना है, अब ये एकेडमी अब मुझे आगे बढ़ाना है? मैं जब खेलती थी ना, आपको एक और पॉइंट बताना भूल गई, जब मैं खेलती थी तो मुझे कोच बनने का शौक भी पहले से ही था। अच्छा। मतलब मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटी थी जी। उसको शायद अभी मुझे रियलाइज़ होता है, मैं खुद ना खेलूँ, दूसरों को डांटना मुझे। और मतलब जैसे टीम में भी, इंडिया टीम में जब मैं कैप्टन बनी 98 में, तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे लड़कियां गलतियां करती थी तो कोच से ज़्यादा मैं डांटती थी। तो ये क्वालिटी मेरे अंदर शुरू से ही थी। और शुरू में ही मैं पता क्या करती थी, जब लड़कियों की क्लास ले लेना, असेंबली में ये कहना वो कहना, तो मुझे सोचती मैं टीचर बनूँ। टीचर तो मैं बन नहीं सकती क्योंकि पढ़ाई अच्छी नहीं थी, तो मैं कोच ज़रूर बन सकती थी। मैंने अपने आप को एजुकेट किया कोचिंग के मामले में, इसमें फिर मैंने अपने आप को चेंज किया। तो मैंने सोचा कि जो संघर्ष मैंने किया है मैं वैसा और लड़कियों पे नहीं आने दूं, क्योंकि लड़कियां तो बहुत सारी खेलना चाहती हैं, और हमारे ग्रामीण क्षेत्र में तो बहुत, हरियाणा में तो टैलेंट बहुत है, तो मैं लड़कियों पे काम करूंगी। तो हस्बैंड को मैंने बोला हम लड़कियों पे काम करेंगे। हस्बैंड ने बोला नहीं 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 नहीं, लड़कियों में काम नहीं करेंगे, बहुत मुश्किल है, क्योंकि लड़कियों को संभालना बहुत डिफिकल्ट है। फैमिलीज को भी कन्विंस करना। फिर लड़कियों का मामला थोड़ा सॉफ्ट होता है हर चीज़ से, लड़कों को तो आप कुछ भी बोल दो, इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं होती। काफ़ी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। लड़कियों का तो जब तक गेट ग्राउंड से निकल ना जाए, बिल्कुल एक एक लड़की घर ना पहुंच जाए, तब तक की चिंता होती है। लड़कों में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने जैसे तैसे अपने हस्बैंड को कन्वे किया। मैंने कहा नहीं, हमें खेलना खिलाना। मैंने जब खेल छोड़ने के बाद ही मैंने स्टार्ट कर दिया 2004 में। 2002 में मैं कोचिंग करती थी, जो बच्चे आते थे, लेकिन एज ए कोच के तौर पे मैंने 2002 में एकेडमी स्टार्ट कर दी। और आप यकीन करेंगे, मैं वो एकेडमी फ्री सेवा करती हूँ 20 साल से। इक्विपमेंट्स अपने आप देती हूँ, बॉल हॉकी सब चीज़ खुद देती हूँ, कोई बच्चे से पैसा नहीं लेती, कोई टाइम का पैसा नहीं लेती। और किसी भी स्कूल का, किसी भी गांव का, किसी भी गरीब फैमिली, किसी भी अमीर फैमिली का बच्चा आ सकता है, हम फ्री कोचिंग करते हैं। आज उस एकेडमी में 150 से 200 बच्चे मेरे पास खेलते हैं, और आज उस ग्राउंड से ओलंपियन भी तैयार हो चुके हैं। और मेरा मकसद था, बीच में एक वो रह गया था कि मैं ओलंपियन नहीं हो पाई थी, और मुझे इस चीज़ का दुख होता था। फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने मुझे समझाया, बोले तो ओलंपियन तो नहीं हो पाई, ओलंपियन तैयार तो कर सकती उस फील्ड से। भाई आपका ड्रीम आप नहीं बन पाए, आपके बच्चे रेडी हो जाएंगे। तो मैंने यही सोचा कि मैं ओलंपियन नहीं बना, ओलंपियन तैयार इस ग्राउंड से करूँगी। और कोचिंग का दौर खेलने से ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ये आपको बताना चाहूँगी। जैसे एक टीचर को बच्चे को पढ़ाना, अब कोच बनने के बाद मुझे अपना रिजल्ट, बच्चों ने मेरा रिजल्ट दिखाना कि आप क्या कोचिंग करते हो। जब खेलती थी तो मैंने दिखाना था, अब उन्होंने दिखाना। अब बच्चा कब खेलता कब नहीं खेलता ये डिपेंड आप उन पे हो गए। तो मैंने धीरे धीरे कोचिंग शुरू करी। मेरे पास ना ग्राउंड था, ना किट थी, ना सामान था, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता था मुझे जाना कहाँ है, क्या करना है। लेकिन शुरू कर दिया। शुरू क्या था कि काम शुरू कर दिया, प्रैक्टिस शुरू कर दी। बच्चे आए, 2 आए, 4 आए, कोई कहीं से भी नहीं छाटा, टैलेंट नहीं छाटा, कोई भी आया
चाहे वो टैलेंटेड है नहीं है, उसी में मैंने काम शुरू करा। आज तक भी मैंने कभी सर्च नहीं किया उधर से तुम आ जाओ तुम आ जाओ, जो बच्चा आ गया उसी को खिलाया। शायद जिस दिन मैं टैलेंट छाट के काम करूँगी तो और अच्छा मैं काम कर सकती हूँ, लेकिन अभी मैं चाहती हूँ जो बच्चे आते हैं उनकी भी इच्छाएं होती हैं। खेल क्या, खेल हर बच्चे के लिए ज़रूरी है, चाहे वो अमीर गरीब कोई भी हो। खेलना जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हो, आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज लाता। सब इंडिया प्लेयर नहीं बनते, लेकिन खेलना ज़रूरी है। तो मेरा मतलब ये, इसीलिए मैंने ग्राउंड में काम किया। फिर बहुत सारे बच्चे थे जो फैमिली से बहुत वीक थे, फाइनेंशियली वीक थे, जो कि बिल्कुल खाने का भी नहीं होता। बहुत सारे बच्चे मेरे पास स्टार्टिंग में ऐसे भी आए जिनको खाने के लालच में आते थे, हमें फ्रूट्स मिलेगा, हमें जूता मिलेगा, ये मिलेगा, इस टाइप के बच्चे भी हमारे पास आते थे। लेकिन उसी में से ही हमने ओलंपियन तैयार किए। तो किट वगैरह भी सब मैंने, जैसे मुझे सैलरी मिलती थी या मुझे फाइनेंशियली कहीं से हेल्प मिलती थी तो मैं उसी पैसे का सामान लाती थी और बच्चों को खिलाती थी कि भाई आप हॉकी लो बोलो, क्योंकि हर बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता, हॉकी बॉल स्टिक कुछ नहीं कर सकता। ग्राउंड भी टूटा हुआ था, कभी किसी डीसी के पास जाती, कमिश्नर से मिलती, कभी डेली मेरा यही रहता था, पर्स उठाया जाना जाना। प्रैक्टिस के बाद मेरे ऑफ द फील्ड भी बहुत काम होते थे। काम करने वाले हम दो थे, हमारा खुद का ऑफिस भी था, मेरा खुद का घर भी था और काम भी करना था। तो मतलब वो दौर जो है इतना मुश्किल था, पीने का पानी तक भी फील्ड पे नहीं था। हमें मतलब इतनी कठिनाइयाँ आई कि बता नहीं सकती मैं आपको। लेकिन आज वो दिन हम भूल गए, क्योंकि हमने वो मेहनत करके वहाँ पे इतना अच्छा मतलब ग्राउंड बना दिया। लड़कियाँ आ रही हैं, प्रैक्टिस कर रही हैं, ओलंपियन तैयार किए हैं, बच्चे हेल्प भी कर रहे हैं ग्राउंड में। अभी जो बच्चे हमारे इंडिया टीम में खेल रहे हैं वो हेल्प भी बच्चों की करते हैं। जैसे मैंने उनकी हेल्प की वो वैसे ही करते हैं। मैंने ग्राउंड में एक स्ट्रक्चर बनाया था कि हम सभी बच्चे एक दूसरे की मदद करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि महिलाएं, लड़कियां ही वो ग्राउंड चला रही हैं। ऐसा आपको पूरे इंडिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगा कि एक ग्राउंड पे लड़कियां ही ग्राउंड चलाएं। तो बहुत बड़ी बात है जी। तो अभी आपने इतनी सारी लड़कियों को, मैम अंडर प्रिविलेज्ड लड़कियों को आप कोच कर रही हैं, तो अभी आपको क्या लगता है कि हॉकी के खेल में अभी लड़कियों का क्या भविष्य है आगे? देखो, भविष्य तो आपके सामने है। अब आप उड़ीसा को ही लगा लो, कितना छोटा मतलब स्टेट या कितनी छोटी राउरकेला है, उसमें भी देखो इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा बनाया हुआ है। तो मैं कहूँ हॉकी स्पोर्ट्स जो बच्चा करता है उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। मैंने आपको पहले बताया, ज़रूरी नहीं है सब इंडिया खेल लेंगे, लेकिन खेल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ आपको सुविधाएं मिल जाती है। टैलेंट है तो आप देश के लिए खेलोगे, देश के लिए खेलोगे तो आप फाइनेंशियली नाम फेम जॉब सब कुछ करेंगे। और ख़ासकर हमारी हॉकी में तो अब इतना अच्छा फ्यूचर है बच्चों का कि वो आप हॉकी खेलते हो तो आप कहीं भी कुछ भी अचीव कर सकते हो। हर बच्चे को खेलना चाहिए। और आपके तो उड़ीसा में, राउरकेला में हर घर में हॉकी है, हर घर में स्पोर्ट्स है। मैं कल जर्मनी इंडिया का मैच देखने गई थी। मैं वर्ल्ड कप का मैच नहीं देख पाई थी, मैंने घर पे ही देखा था, यहाँ नहीं आ पाई थी। और मैंने जो कल स्टेडियम का जज्बा और लोगों की जोश देखा तो मुझे ऐसा महसूस किया कि ऐसा लगता है कि भाई हर घर का बच्चा शायद वो हॉकी खिलाना चाहेगा जी। तो इससे फ्यूचर हमारा बहुत ब्राइट है और बहुत सुविधाएं भी आ चुकी हैं। तो जैसे अभी मैम हमारा शहर अब हॉकी का गढ़ बन गया है, तो आपने हमारा सेल हॉकी एकेडमी भी देखा होगा, तो आप उसके बारे में क्या सोचती हैं मैम? सबसे पहले तो मैं सेल एकेडमी का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे ये मौका दिया, प्रो लीग का मैच देखने का दिया। और ये सब आपके स्टील प्लांट वालों ने जो मुझे विमेंस डे पे बुलाया, इन्होंने इसी बहाने से ही मैंने प्रो लीग का मैच देखा है और राउरकेला में आने का मौका मिला और ये सब देखने का मौका मिला। और जब आपकी मैं ये सेल्स की जो एकेडमी की आप बात कर रही है, बहुत पहले से बॉयज़ की एकेडमी आपकी यहाँ पे चल रही है। लेकिन जब अब मैं कल गई तो कल मैंने देखा कि इतना चेंज, जब हम कई 20 साल पहले देखा, मेरे हस्बैंड बताते हैं, मैं आई नहीं थी, उन्होंने देखा था, ग्रासी ग्राउंड था, इतनी ज़्यादा कुछ सुविधाएं भी नहीं थी, लेकिन फिर भी वहाँ पे टीम बहुत अच्छी होती थी। और आज कल जब गई तो देखा मैंने बिल्कुल ही चेंज है। इतना अच्छा हॉस्टल है बॉयज़ के लिए, कोच अच्छे हैं, एस्ट्रोटर्फ लगा हुआ है। मैं कल बच्चों से मिली और मैंने देखा इतने टैलेंटेड बच्चे हैं। वो उनकी बॉडी लैंग्वेज ये बता रही थी कि वो हमारा फ्यूचर है, वो देश के लिए खेलेंगे। आपके उड़ीसा टीम में बहुत सारे प्लेयर, बृंदर लाकड़ा है या बहुत सारे प्लेयर आपके सेल्स की टीम से भी निकल के गए हैं। तो आपका तो फ्यूचर ब्राइट ही ब्राइट है। बस बच्चों को क्या करना, खेलना है। फाइनेंशियली आपको है, डाइट आपको मिले, जॉब आपके पास है, सब कुछ आपका तो यहीं पे ही है। तो आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। लेकिन मैं आपके सेल्स एकेडमी वालों को एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि महिलाओं की टीम भी बनाई जाए, क्योंकि लड़कों की तो है, तो महिलाओं की भी बनाएंगे तो मुझे और भी अच्छा लगेगा। मैम जैसे अभी मैन एंड वुमेन पार्टिसिपेशन, मतलब महिलाओं और पुरुषों का पार्टिसिपेशन इन हॉकी, हम जब आज जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, आपने जब स्टार्ट किया था,
आपने जब स्टार्ट किया था और अभी के दौर पे आपने कुछ मेंटालिटी में या माइंडसेट में, लोगों के माइंडसेट में कुछ ऐसा बदलाव महसूस किया है क्या? पहले से रात से बहुत चेंज हुआ है। सुविधाओं में तो हम बोल ही रहे हैं, लेकिन लोग की सोच में भी बहुत चेंज हुआ है। देखो, मैंने बताया ना, कल जब मैं मैच देखती, गांव से भी लेडीज़ आई हुई थी जो कि अपने बच्चे को दिखा रही थी कि मैच देखो। तो आप ये नहीं कह सकते कि इसमें चेंज नहीं हुआ, बहुत चेंज हुआ है। बहुत लोगों की सोच बदली है। बीच में कोविड आया था, आप उसके टाइम दौरान देख सकते हो कि मैंने क्या, फिजिकल एक्टिविटीज़ ही बहुत ज़रूरी होगी हर इंसान के लिए, हर प्लेयर के लिए। और अब तो आपके उड़ीसा में, राउरकेला में तो घर घर में सुविधा दे दी है, एस्ट्रोटर्फ लगा दिया, तो कोई भी अपने बच्चे को ईजिली खिला सकता और खिलाएगा। आप हरियाणा में देख सकते हो, स्पोर्ट्स बहुत अच्छा है, मेडल सबसे ज़्यादा हरियाणा के आते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने हरियाणा में भी नहीं देखा जितना आपके राउरकेला में देखा है। तो आपके तो बच्चों को खेलना, बस खेलना है, आपको कुछ नहीं करना, तो वो भी नहीं खिलाएंगे तो फिर क्या करेंगे? तो घर घर में बच्चे को ग्राउंड में भेजो, आपके घर के पास जो भी प्ले फील्ड है उसमें खिलाओ, तो उनका फ्यूचर अपने आप ही ब्राइट हो जाएगा और गलत चीज़ों से भी बचेंगे। टीवी से, फ़ोन से, जैसे बच्चे देखते हैं सारा दिन लगे रहते हैं, पढ़ाई का स्ट्रेस है, ऑफिस का स्ट्रेस है, इसलिए जब आप प्ले फील्ड पे जाओगे तो आपका माइंड बहुत रिलैक्स होता है, आपकी एक मेडिसिन का काम करता है, आपका फिजिकल एक्टिविटीज़, तो सबको करना चाहिए। तो मैम, अभी जो हमारे बच्चे हैं, यूथ है, अब ये हॉकी अपने आसपास में देख रहे हैं, अब वो एक पैशन, एक जुनून सबके लिए बन रहा है कि इस फील्ड में भी अब हम कुछ कर सकते हैं। तो ऐसे लड़कियों के लिए या यूथ के लिए मैम आपका क्या मैसेज रहेगा? मैम, मैं यंग बच्चों के लिए यही कहना चाहूँगी कि उनके सामने प्लेट में खाना है, उनको सिर्फ खाना उठा के, अगर वो भी नहीं खा सकते तो क्या करेंगे? क्योंकि आपने हमारी लाइफ की जर्नी के बारे में सुना होगा कि हमारे पास कुछ नहीं था, फिर भी हमारी सोच बड़ी थी, तो हम यहाँ तक आ गए। उनके सामने तो सारी सुविधाएं हैं। तो यंग बच्चों को यही कहना चाहूँगी कि वो स्पोर्ट्स ज़रूर करे, खेले ज़रूर, ज़रूरी नहीं है हॉकी खेले, कोई भी खेल खेले, फुटबॉल खेले, हैंडबॉल खेले, कबड्डी खेले, कोई भी खेल खेले, ज़रूर खेले और अपने जीवन में चेंज लेके आए। और सभी अपने नज़दीकी एरिया में जो भी उनको क्लब मिलता है, कुछ भी मिलता है, वहाँ जा खेले और एक दूसरे को जागरूक करें। और गलत चीज़ों में, जो आजकल नशे वगैरह आप देखते हो, ज़्यादातर यंग बच्चे नशे हैं या जंक फूड है, इस पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। मेरा मानना है सबसे अच्छा घर का खाना होता है। हरियाणा में आप स्पोर्ट्स देख सकते हैं, तो हमारे हरियाणा में तो नॉन वेज को भी ज़्यादा अच्छा नहीं मानते, जो हम बहुत सिंपल खाना खाने वाले लोग हैं। हम दूध दही का खाना, वहीं है हरियाणा, तो मतलब उस पर बहुत भरोसा करते हैं। नशे पते ना करें और अपना जीवन में खेल को लेके आए और उससे जो है देश के लिए खेलें। जी मैम, तो मैम की स्टोरी सुनकर आई होप हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो अपने बच्चों को इस हॉकी स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाना चाहते हैं, इवन जो हमारे यूथ है जो आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी स्टोरी से मैम इंस्पायर होंगे और मे भी हमारे राउरकेला से, पूरे देश से और ओलंपियंस हॉकी के लिए बाहर निकले। तो थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम, और आपने अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर की, एंड होप सो ये स्टोरी और आगे लोगों को चेंज कर पाए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।